की टीम एक साथ श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगांव और शोपियां में छापे मार रही है। एनआईए की टीम संदिग्धों के घर की तलाशी ले रही है। खुफिया एजेंसियों से खबर मिली थी कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी साजिश के लिए कुछ संगठनों को पैसे भेजे जा रहे थे। इन संदिग्धों पर अल्पसंख्यकों और सुरक्षा बलों पर हमला कर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप है। पुलवामा में एनआईए की टीम ने ग्रोइंग कश्मीर के रिपोर्टर सरताज अल्ताफ भट्ट को भी हिरासत में लिया है। तो कश्मीर घाटी में कहां एनआईए की छापेमारी हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। शोपियां, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगांव, ये ऐसी जगह श्रीनगर में जहां पर छापेमारी एनआईए की टीम इस वक्त कर रही है और आतंक के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है। 4 जिलों में एनआईए की टीम जो है वो पहुंची है। पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और कुलगांव में ये छापेमारी चल रही है। एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उधर संसद में आज भी अडानी के नाम राहुल के बयान को लेकर शोर जोर की सियासत की सायरन गूंज रहा है। विपक्ष अडानी मसले को लेकर जेपीसी मांग पर अड़ा है, तो सरकार ने एक दिन पहले विपक्ष को राहुल के बयान पर घेर कर अपने इरादे साफ कर दिए। आज भी संसद में विपक्ष सरकार को घेरने की प्लानिंग में जुटा है। थोड़ी देर बाद खरगे की विपक्ष के साथ बैठक है, तो सरकार के अंदर खाने भी संसद नीति को लेकर मंथन चलता दिख रहा है। शोर कौन मचा रहा है? विपक्ष नहीं मचा रही है, सत्ता पक्ष मचा रही है शोर लोकसभा में और राज्यसभा में, क्योंकि वो डरी हुई है, वो नहीं चाहती। क्योंकि विपक्ष एक है, एक आवाज से हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित अडानी महाघोटाले पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती है, तो ये एक नया बहाना उन्होंने ढूंढ लिया। पूरा विपक्ष खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की स्थिति में है। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी ने भी कहा है, माइक खुले रहते हैं, बोलने की आजादी है, लेकिन जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराब मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। जब अडानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं। सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खुद ही के टीम के विरोध में काम करते हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो लगातार भारत को बदनाम करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरी दुनिया में चला रहे हैं। खुद का राज्य तो उनसे संभल नहीं रहा राजस्थान। मुझे लगता है कि बाहर विदेश में जो भी उनका कार्यक्रम देखे, सबसे पहला सवाल राहुल गांधी से यही होना चाहिए कि आप पहले ये बताइए कि जो जिम्मेदारी आपकी पार्टी के पास है, उस राजस्थान में इतने खराब हालत कैसे हैं, आप सबसे पहले तो वो बताइए। जब आप देश और दुनिया की बात बाद में करिएगा, पहले अपने राज्यों की बात करिए, अपनी जिम्मेदारी की बात करिए, जिसे आप निभा नहीं पा रहे। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने आक्रामक तेवर से राहुल गांधी को घेरा। घोटाले से लेकर लंदन में बयान और कश्मीर तक पर कांग्रेस पर सवाल दागे। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइज, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना, एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए
तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। जहां एक और जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो, आपकी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय पथरावबाजी होती थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात होती थी, कश्मीर के हालात गंभीर होते थे। अरे मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलाने का काम कर रहे थे। ये बदलाव है दो सरकारों में। आपके समय पथराव था, हमारे समय स्वागत होता है, रिकॉर्ड टूरिज्म होता है। तो राहुल गांधी कितना कम रहते हैं सदन में, इस पर वो चर्चा कर रहे हैं। कश्मीर के हालात कब पहले क्या थे उस पर वो चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को घेरते नजर आए। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर दिखते हैं। एक पार्टी वो है जो अपने पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पद्म भूषण और भारत रत्न मांगती है, और दूसरी पार्टी वह जो पद्म भूषण के बदले भ्रष्टाचार करके अपनी पेंटिंग बेचने का काम भी करती है, पद्म भूषण बेचने का काम भी करती है, पैसे कमाने का काम भी करती है। क्या FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है, और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। समय आ गया है माफी मांगने का। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। Will be raising, and it is her party's demand too. The way Enforcement Directorate has nearly become the extortion department of the Bharatiya Janata Party, has become the extended department of Bharatiya Janata Party, and is sitting in the lap of Bharatiya Janata Party to accuse opposition leaders. We are seeing this unfold in Maharashtra. We are seeing this unfold in any other state which is governed by the opposition and not by the Bharatiya Janata Party. So this is one important issue. It is absolutely silent. There are new revelations coming every day in the running of Adani Group, in the ownership of Adani Group companies, and yet ED maintains its golden silence is shameful. It continues to maintain its golden silence on investigations that begun against those leaders who have switched over to the BJP. So is it the BJP washing machine and the BJP toolkit that... उधर मिशन कर्नाटक पर पहुंचे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर आरोपों का आक्रमण किया। पहले तो राहुल को उनके लंदन वाले बयान से लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर घेरा और भविष्यवाणी कर डाली कि राहुल पीएम तो कभी नहीं हो सकते। सरकार और पीएम की शान में वो पूरा अध्याय खोलकर बैठ गए। कर्नाटक का विकास के लिए, भारत का विकास के लिए आज समर्पित काम कर रहा है। अगर आज प्रधानमंत्री जी लंदन भी जाते हैं, आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका भी जाते हैं, भारत वर्ष का गुणगान करता है, लेकिन हमारा राहुल बाबा जब लंदन जाता है, राहुल बाबा भारतवासी को ही, भारत का संसद को ही वो गाली देता है। कर्नाटक में आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करता है, और लंदन में भारत को तोड़ने के लिए वो बात करता है। आज कांग्रेस ने भारतवर्ष को बार बार तोड़ चुका था। जब कांग्रेस ने यहाँ में कर्नाटक में राहुल जी आया था, मैं राहुल जी को एक ट्वीट में क्वेश्चन किया था, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, लेकिन 1947 में भारत को किसने तोड़ा था? आपका नाना जी ने भारत को तोड़ा था। ये बात आपका याद होना चाहिए। यहाँ आके मेरा पता चला कि हनुमान जी का जन्म इधर ही हुआ था, तो ये पावन भूमि में आने का मुझको अवसर मिला।
मैंने आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी एक तीर्थ यात्रा आज हो चुका है। भाई और बहनों, यहाँ जब मैं आ रहा था मेरा मन में यही था, अगर अयोध्या में त्रेता युग में राम मंदिर बनाना था वो तो हनुमान जी ही कर लेता था, लेकिन कली युग में अयोध्या का राम मंदिर बनाने का काम कौन किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो भारतवर्ष को बदनाम कर रहा है, लेकिन हमें आपको बोलना चाहता हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी है आप कभी भी प्रधानमंत्री बनने नहीं पाएगा, और संभव ही नहीं है। इसलिए भारतवर्ष का जनता बार बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएगा। कर्नाटक से बार बार बीजेपी का सरकार बनेगा। अब बात ओवैसी की, जो राजस्थान से लेकर बिहार तक चुनावी जमीन पर मुस्लिम वोटों की फसल उगा रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे ओवैसी ने हरियाणा में मारे गए जुनैद नासिर के मुआवजे पर भी हिंदू मुसलमान कर दिया। पूछा कि उदयपुर में मारे गए कन्हैया के मुकाबले जुनैद को मुआवजा कम क्यों मिला। वैसे ओवैसी राजस्थान में मुस्लिम वोट तलाश रहे हैं ताकि चुनाव में कूदा जा सके। ओवैसी 2 दिन के बिहार दौरे पर भी जाने वाले हैं। मुस्लिम वोटों वाले किशनगंज, पूर्णिया समेत कई जिलों में दौरे करेंगे। यानी बिहार से राजस्थान तक मुस्लिम वोट का खेल चालू है। अब कन्हैयालाल के परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन वहीं नासिर जुनैद के परिवार को सिर्फ 3 सरकारी योजनाओं से 15 लाख मिले, उनको ही नौकरी भी नहीं दी गई। तो ये सवाल वो उठा रहे हैं कि कन्हैयालाल को 50 लाख और इनको 15 लाख क्यों? तो हमारे पार्टी के विधानसभा जो आने वाले चुनाव है उसकी तैयारी के सिलसिले में राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में जा रहे हैं और पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। ये हमारा ऑनगोइंग वर्क है। जी जी। और खासकर सचिन पायलट ने कल एक बहुत बड़ा बात कही है कि जब जो राजस्थान चुनाव होते हैं बरसाती जो नेता होते हैं वो आ जाते हैं, तो इसका क्या मायने निकला जाए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? उनसे पूछिए। वो एक बार किसी बरसात में वो तो मुख्यमंत्री बनने के निकल गए थे, दिल्ली की गर्मी में आके बैठ गए थे, फिर वापस राजस्थान के बरसात में आ गए। वो ही बता सकते हैं। वो माने बरसात के मौसमी वैज्ञानिक के एक्सपर्ट हैं, वो उन्हीं से पूछिए। तो ये कहना है कि जब राजस्थान में चुनाव है तभी आपको राजस्थान की याद आई है, पूरे 4 साल निकल गए आप नहीं? कम से कम हम जब हम टोंक को गए तो उनको टोंक तो याद आ गया, इतना तो हम उनको याद दिला दिए कि भाई आप यहाँ से विधायक हैं, देखिए जरा। जब कन्हैयालाल की हत्या हुई, जिन्होंने किया वो टेररिस्ट हैं, आप वहां पर 50 लाख की नौकरी देते हैं। जिन्होंने जुनैद नसीर को मारा वो भी तो टेररिस्ट हैं, उनको आप सिर्फ 3 गवर्नमेंट स्कीम में 15 लाख सरकार देती है, नौकरी नहीं देती है। तो इंसान है ना भाई जी। अब जैसा एक दलित सिर्फ मूंछ छोड़ने पर, पानी पीने पर हत्या कर देगी, उसको आपने 15 लाख दिया। ये आप डिफरेंस क्यों कर रहे हैं अशोक गहलोत? मरने वाला तो इंसान है, किसी का नाम जितेंद्र हो सकता है, किसी का नाम जुनैद हो सकता है, किसी का नाम कन्हैया हो सकता है जी। तो मौत में भी आप फर्क कर रहे हैं, तो ये बड़ी छोटी सोच है मुख्यमंत्री की। राजस्थान के भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 148 पर कुछ लोगों ने गोवंश से भरे ट्रक को रुकवाया और उसकी चेकिंग की। फिर मवेशियों को उतारकर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ट्रक में 60 से ज्यादा मवेशियों को ले जाया जा रहा था। इससे गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की, फिर ट्रक में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। और अब बात योगी आदित्यनाथ की। नवरात्र से पहले यूपी के लिए योगी सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। इस बार नवरात्र में यूपी सरकार की तरफ से अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी शक्तिपीठों और मंदिरों में इसका आयोजन किया जाएगा। यूपी सरकार इस आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए मुहैया कराएगी। जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर होने वाले इन आयोजनों में खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी कराई जाएगी। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है।
अब बात धार्मिक गुरु तौकीर रजा की, जिसके खिलाफ भड़काऊ बयान को लेकर केस दर्ज किया गया है, लेकिन ये जनाब जुबान पर काबू रखने को तैयार नहीं है। फिर से यात्रा पर निकलने पर तुले हैं और उसी भड़काऊ तेवर में तौकीर रजा को लेकर साक्षी महाराज से लेकर मोहसिन रजा तक ने आरोपों की तीर कमान तान दी है। वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी उस जायज मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तौकीर रजा को पता होना चाहिए 1947 में देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूं, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूं, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो ना हिंदुओं के हिमायती हैं, असल में न वो हिंदुस्तान के हिमायती हैं, बल्कि देश के गद्दार हैं और हिंदू समाज के गद्दार हैं। तो चुनावी मौसम में ऐसे तीर, ऐसे बाढ़ हर नेता चलाता नजर आता है। 22-23 के लिए पीएफ का ब्याज दरों पर फैसला ईपीएफओ की 25-26 मार्च को होने वाली बैठक में लिए जाने की संभावना है। पिछले साल ब्याज दरों को घटाकर 8.1% किया गया था, जो 40 साल का न्यूनतम स्तर था, लेकिन इस साल इक्विटी और डेट में ईपीएफओ को फायदा होने की वजह से ब्याज दरों में कमी के आसार नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को जल्द ही 2022-23 का इंटरेस्ट रेट जानने का मौका मिल सकता है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी की 25 और 26 मार्च को बैठक होगी। इस बैठक में मौजूदा कारोबारी साल के लिए ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा। ब्याज दरों को तय करने के लिए सीबीटी की यह बैठक हर साल मार्च में होती है। माना जा रहा है कि इस बार भी इस बैठक में सीबीटी ब्याज दरों को 8% के ऊपर बरकरार रखेगा। पिछले साल बोर्ड की पीएफ पर 8.1% ब्याज देने की सिफारिश की गई थी। पिछले साल का 8.1% ब्याज 40 सालों में सबसे कम था। पीएफ पर 8.5% की दर से ब्याज मिल रहा था, इसे घटाकर 8.1% कर दिया गया, जो 1977-78 के 8% के बाद सबसे कम ब्याज दर थी। 2021-22 से पहले 40 साल तक ये हमेशा 8.25% से ज्यादा रही। ईपीएफओ अपने सदस्यों के पैसों को अलग अलग जगहों पर निवेश करता है। उस पर मिलने वाले रिटर्न से ही सदस्यों को ब्याज दिया जाता है। ऐसे में इस बार क्या ब्याज दरें रहने वाली हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है। माना जा रहा है कि इस बार ईपीएफओ ब्याज दरों को पिछले साल के स्तर पर ही बरकरार रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इक्विटी और डेट से अच्छा रिटर्न मिला है। इसके साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर भी लोकप्रिय फैसले लिए जाने की संभावना है। हालांकि पिछले साल ईपीएफओ की अच्छी कमाई के बावजूद अभी तक 2021-22 का ब्याज लोगों के ईपीएफ अकाउंट में नहीं आया है। इस पर ईपीएफओ का कहना है कि पीएफ पर मिलने वाले ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और जल्द ही पीएफ मेंबर्स के अकाउंट में ब्याज के पैसे भेजे जाएंगे। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में ब्याज डाला जा रहा है, लेकिन वो स्टेटमेंट्स में नहीं दिख रहा। इसकी वजह से पिछले साल टैक्स नियमों में बदलाव किया गया था और ईपीएफओ अपने सॉफ्टवेयर को इसके मुताबिक अपडेट कर रहा है। इस तरह ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। हालांकि इससे
उनका कोई नुकसान होने का दावा नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो लोग सेटलमेंट कर रहे हैं या पैसे निकाल रहे हैं उन्हें ब्याज के साथ पैसे दिए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।